नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को लगी एक कड़ी फटकार के बारे में। ममता बनर्जी ने देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को रात 2 बजे तक जगाए रखा। अब ममता और उनके प्रशासन ने या उनके अधिकारियों ने या उनके राज्य के कैडर के अधिकारियों ने ऐसा क्या किया जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चीफ जस्टिस जागे रहे। मालदा में आखिरकार कई घंटों तक जो एसआईआर करने वाले जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर हुई है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई है, ताकि एसआईआर की प्रक्रिया को ठीक से पूरा किया जा सके, नाम सही ढंग से जोड़े और नाम सही ढंग से काटे जा सके। ऐसा प्रोटेस्ट हुआ मालदा के अंदर कि 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाया गया। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या डायरेक्शन दिया है, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर पर यहां मालदा, ये घटना मालदा की है। मालदा का एक इलाका है कालियाचक, कालियाचक में एक घटना हुई। सुबह से ही इस बात को लेकर प्रोटेस्ट था कि गलत वोट काटे जा रहे हैं, मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, हमारे नाम फिर से जोड़ो। और इसी बात को कहने के लिए वो इन जुडिशियल ऑफिसर्स के पास गए थे जो इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। आपको पता है एसआईआर पर कितना बड़ा आंदोलन ममता बनर्जी ने कर रखा है, कितनी बार वो खुद जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कितनी बार बीजेपी पर आरोप लगा चुकी हैं। अब ममता बनर्जी को एक नई जांच का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि एनआईए और सीबीआई दोनों में से किसी एक से चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच कराए। हर दिन की तरह मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश नारायण जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, मुझे बताइए कि आपने जब ये खबर देखी तब आपको इस खबर को पढ़कर क्या लगा? क्या ममता राज में इतनी लॉलेसनेस है, इतनी ज्यादा स्थिति खराब है कि कोई भी सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी कर कर जुडिशियल ऑफिसर्स को भी बंधक बनाए रखता है? आपको पता है चुनावी हिंसा तो वहां पर एक बड़ी आम सी बात है। आपको ये भी पता है कि बंगाल के अंदर ममता का जो काडर है वो वही काडर है जो सीपीएम से आया होता और जो बड़ा हिंसक और बड़ा उग्र होता था, वही कैडर अब तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करता है। तो ये जो कैडर है ये किस तरीके से अब पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित कर रहा है, क्या प्रभावित करेगा, ऐसा लगता हुआ आपको दिखाई देता है? और दूसरा, ये ममता पर एक और जांच। दीपक जी, वाकई जब ये खबर आई कल रात से, जब ये खबर तैरना शुरू हुई कि चीफ जस्टिस जगे हुए हैं और न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया है, तो ये तो समझ में आया कि ममता बनर्जी ने आखिरी दांव खेलना शुरू कर दिया है। आखिरी दांव बोले तो वो सुप्रीम कोर्ट पहले जा चुकी हैं, आरोप लगातार लगा रही हैं, लेकिन अब रोड पर, सड़कों पर लोगों का आना और न्यायिक अधिकारियों का घेरना, उनको बाहर नहीं निकालने जाना देना, 5 साल का बच्चा जिसको कि मतलब खाने को नहीं मिला, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने आज कोर्ट भी किया इस बात को, तो ये सब ये दिखाता है कि डेस्परेशन डेस्परेशन ऑन द हाइट्स है। मतलब ये बिल्कुल सर चढ़ के बोल रहा है डेस्परेशन, और उनको ये लग रहा है कि साहब अब आगे क्या, सरकार कैसे बचेगी, गद्दी कैसे बचेगी, और उनके वोटर्स जो मतलब इलेक्शन कमीशन के नजरों में जो फर्जी वोटर्स हैं वो कैसे बचे रहेंगे। अब देखिए, दो चीजें दीपक जी बहुत इंपॉर्टेंट हुई। एक, ममता बनर्जी ने इसका काउंटर करते हुए कहा कि साहब ये इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डीजीपी, एसपी, डीएम, चीफ सेक्रेटरी सब बदल दिए हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है। नंबर 2, अभिषेक बनर्जी ने कहा है आज कि साहब फॉर्म 6 के नाम पर बिहार और यूपी के वोटर्स का नाम जोड़ा जा रहा है वेस्ट बंगाल में, और लंबे ये टाइम से जो कह है रहे हैं। गड़बड़ी करके, बिल्कुल गड़बड़ी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। मतलब डेस्परेशन है कि साहब जो वोटर्स हैं, जो बाहर के वोटर्स हैं या जो वहां के जेन्युइन वोटर्स हैं, वो आपको नहीं चाह रहे हैं, और जो जो लोग आपको चाह रहे हैं आप उनको भड़काकर, उकसाकर आप कुछ भी करने को तैयार हैं। दीपक जी, मैं मतलब आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इलेक्शन कमीशन वाकई इलेक्शन के दौरान इस पोजीशन पे होता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करे, लॉ एंड ऑर्डर भी इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करे, छोटी छोटी चीजों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन की हो, यानी सरकार डिफंक्ट होती है, बिल्कुल सीएम का कोई रोल नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये बात वो नहीं है। ये बात ये है
कि ममता बनर्जी को गुस्सा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ममता बनर्जी एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। आपको पता होगा एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी थी, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा था कि एसआईआर सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है ताकि मुस्लिम वोटरों को निकाला जा सके, और ये बीजेपी की साजिश है कि वो अपने वोट जुड़वा ले, हमारे वोट कटवा दे। अब ये होता है कि नहीं होता है ये अलग बात है। लगभग 68 लाख लोगों का मामला है जिनका जिनका जिनको वोट के अंदर शामिल किया जाए या नहीं शामिल किया जाए वो डाउटफुल है। इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है, और ऐसे में अब ये जो जुडिशियल ऑफिसर्स है ये एसआईआर की इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। देखिए ममता के राज्य में अराजकता, आप याद कीजिए 2021 में किस तरह की चुनावी हिंसा हुई थी। आपको याद होगा जेपी नड्डा के ऊपर हमला हो गया था। आपको याद होगा कि बंगाल के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बिना पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो सुरक्षा है उसके बिना नहीं निकल पाता। आपको पता है ममता बनर्जी किसी भी वक्त सड़कों पर उतर सकती हैं और किसी भी वक्त वो आंदोलन कर सकती है। आपको ये भी पता है कि ममता का कार्डर कितना एग्रेसिव है और ममता के ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं। तो ममता ने बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार किया है, और ममता एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, बहुत धाकड़ नेता है, बहुत जुझारू नेता है, बहुत लड़ाकू नेता है। आपको हर वक्त वो लड़ते हुए दिखाई देंगे, और इस पूरे इंसिडेंट को भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर थोप दिया है। हालांकि मालदा का जो हाईवे है वो आज भी जाम है, जो नेशनल हाईवे नंबर 12 है मेरे ख्याल से वो आज भी जाम है, और वहां पर अभी भी प्रोटेस्ट और बाकी चीजें हो रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी, मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी इस बार 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, भूलिए मत। 2011 से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त होगी। पिछली बार भी बीजेपी ने उनके साथ कांटे का मुकाबला किया था। बीजेपी ने इस बार एसआईआर कराई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या नैरेटिव बनाया जा सके, तो एक बंगाली वर्सेस बाहरी ये नैरेटिव तो बनाए रही हैं, साथ ही साथ वो एसआईआर का भी नैरेटिव बना रही हैं, ताकि लोगों का ध्यान गवर्नेंस पर, लोगों का ध्यान ममता बनर्जी ने 15 साल क्या काम किया है इस पर, लोगों का ध्यान विकास पर, लोगों का ध्यान वहां पर बन रही, मुसलमानों का ध्यान खासतौर पे वहां पर बन रही बाबरी मस्जिद पर ना जाए। ममता सॉफ्ट हिंदुत्व वाली भी दिखना चाहती है। ममता को हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने के चलते पार्टी से निकालना भी पड़ा। तो ममता की राह जो है 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आसान नहीं है। इसीलिए वो चुनाव आयोग से झगड़ते हुए दिखाई देना चाहती हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो आर्ग्यूमेंट करना चाहती हैं। तो चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार उनका निशाना नहीं है, उनका निशाना है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जिनसे असली पॉलिटिकल बैटल उनको लड़नी है। इसीलिए ये एसआईआर के खिलाफ मेरी समझ से माहौल खराब किया जा रहा है, और मेरी समझ ये कहती है कि ममता की कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आपने सुना है, कमोबेश यही हालत है एसआईआर के मामले पर उनकी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये मुद्दा आगे बढ़ेगा? ये मुद्दा कहां तक जाएगा? सीबीआई की जांच होगी या एनआईए की जांच होगी? क्योंकि चुनाव आयोग ने बैठक बुला ली है, चुनाव आयोग के अंदर आपात बैठक चल रही है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो चुनाव आयोग के लिए मैंडेटरी है। तो एक और सेंट्रल जांच के अंदर ममता बनर्जी फंसने जा रही है। ईडी तो चल ही रहा है, बिल्कुल सीबीआई तो चल ही रहा है, अब एक और बिल्कुल जांच। बिल्कुल बिल्कुल ये जांच और करना पड़ेगा, और इसका रिजल्ट भी उन्हें तुरंत देना होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई का जो रुख था, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल का भी पूरा जुडिशरी सिस्टम रात भर जगा रहा है, और जिस तरीके से त्रस्त दिखा जो जुडिशरी सिस्टम है देश का, टॉप जुडिशरी सिस्टम जो जिस तरीके से त्रस्त दिखा है, इनको बिल्कुल एक नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा, एक जांच करके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। आश्चर्य की बात है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से एसपी और कलेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। जो सीजीआई ने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, किसके इशारे पे काम कर रहे थे वो? रात को किसके इशारे पे वहां पे चीजें हो रही थी? आखिर दिन में क्यों जाम लगा हुआ है? बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट नाराज है, इलेक्शन कमीशन एक्शन मोड में है, आप साहब क्या करा रहे हैं? और ये सब घटनाएं उन्हीं जगहों पे क्यों हो रही है जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है? अब एक बहुत ताज्जुब की बात कि ये सब घटनाएं वहीं ज्यादा हो रही है जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं। ममता बनर्जी को आखिर जो डर है वो सिर्फ इन्हीं इलाकों में क्यों है? पूरे कोलकाता शहर में नहीं, सिलीगुड़ी में नहीं, दूसरे जगहों पे नहीं, साहब कहां हो रही है? दिनाजपुर में, मुर्शिदाबाद में, मालदा में। तो गड़बड़ तो है ही है, और एक बड़ी जांच से उनको अब अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि सी इज नॉट गिल्टी। ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं के लिए वाकई टफ टाइम है दीपक जी।
जब ये इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक जांच बिठाए और तुरंत सरकार को एक्शन में आकर, इलेक्शन कमीशन को एक्शन में आकर उसका रिजल्ट देना पड़ेगा। दीपक जी, बाकी मुझे ये बताइए कि अब तो इलेक्शन आर पार का टाइम आ गया, 2 अप्रैल हो गया है, 23 और 29 को चुनाव है। अब सारा फोकस वेस्ट बंगाल पे ही जाएगा, जाहिर सी बात है। ऐसे में एसआईआर के मुद्दे के सामने बाकी सारे मुद्दे कौन हो गए? सिर्फ एसआईआर का मुद्दा है और क्योंकि इसी पे चुनाव हो जाएगा। क्योंकि ममता को ही कंफर्टेबल लगता है। ममता अगर विकास की बात करें, ऐसा नहीं है ममता ने कोई काम नहीं किया, ममता ने 15 साल में काम किया होगा, लेकिन 15 साल के बाद तो पति और पत्नी के ऊपर भी आपस में अनबन हो जाती है। पति और पत्नी भी एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि 15 साल के ये लाइटर नोट पे मैंने बोला था, ये 15 साल के इस शासन के बाद एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का सामना ममता बनर्जी करेंगी। और ममता बनर्जी नैरेटिव खड़ा करने में माहिर हैं। देखिए, आज भी उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी ने करवाया है, जबकि ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं। मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, मुर्शिदाबाद में तो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। तो ये जो इलाके हैं, यहाँ पर इन लोगों को संगठित तौर पर कौन लाया, किन लोगों ने इनको प्रोटेस्ट के लिए उकसाया? आप देखिए, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं मालदा की इस प्रोटेस्ट की। इस प्रोटेस्ट के अंदर किस तरह की परिस्थितियां बनी, किसने उनको इतना भड़काया कि वो इस प्रोटेस्ट के लिए जाएं, नाम काटने के नाम को लेकर। और ममता बनर्जी जब आरोप लगाने जाती है तो ना आए देखती है, ना बाएं देखती है, ना साएं देखती है, कुछ ना कुछ वो कह देती है, जिसके चलते जम के कंट्रोवर्सी होती है। वो भले से इस पूरी घटना की जिम्मेदारी बीजेपी पर डाले, वो भले से ही इस घटना की जिम्मेदारी ईसीआई पर डालें, लेकिन गवर्नेंस सिस्टम को जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अच्छी तरह समझता है। मैं हमेशा ओम प्रकाश से एक बात कहता हूं कि इस देश में सिर्फ 3 लोगों की चलती है, पीएम, सीएम और डीएम। तो आप समझ सकते हैं, ठीक बात है। सीएम के बिना ठीक बात है। डीएम डीएम कुछ नहीं है। तो अगर चुनाव आयोग तबादले कर सकता है, पर मिनट टू मिनट ये थोड़ी देख सकता है कि इस जगह धारा लेकिन 144 लेकिन लगानी वाकई है। वाकई ताज्जुब ताज्जुब लगता है दीपक जी, वाकई ताज्जुब लगता है, आश्चर्य लगता है कि 15 साल की सरकार अपने विकास के एजेंडे पे बात नहीं करती है, अपने काम की बात नहीं करती है, वो आरोप लगाने का काम करती है लगातार। केंद्र सरकार पे आरोप, इलेक्शन कमीशन पे आरोप, एसआईआर पे आरोप, और मतलब सभी लोगों पे आरोप। साहब, आपने क्या किया और आप क्या करेंगे, ये तो गौन हो गया है। वाकई वेस्ट बंगाल का चुनाव मतलब अद्भुत चुनाव होगा अपने आप में, जहां लोकल पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ आरोप है। कहीं पॉजिटिव वाइब्स की बात नहीं हो रही है। इवन ऐसे में बीजेपी और दूसरे पार्टियों को भी इस इलेक्शन कमीशन में, इस इलेक्शन में अपने आप को आगे लाना एक बड़ी चुनौती है, क्यों? बिल्कुल बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव और हॉट होने वाला है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। और उस नामांकन के वक्त अमित शाह ने कहा है कि मैं 15 दिन अब पश्चिम बंगाल के अंदर ही रहूंगा। अगर वो 15 दिन पश्चिम बंगाल के अंदर रहेंगे तो ममता के लिए वो दिक्कत वाली जगह है। इसलिए ममता ने नैरेटिव जो चलाया है कि यहाँ पे बंगाली शासन करेंगे, बाहरी नहीं करेंगे, तो ये जो नैरेटिव चलाया है उसको वो चलाना चाहती है, एसआईआर वो चलाना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो को आज हमें यही विराम देना चाहिए। कल से हम रोज एक ना एक चुनाव पर वीडियो जरूर करेंगे, आपको कुछ ना कुछ इंसाइट जरूर देंगे, आपको कुछ अंदर की खबरें जरूर बताएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताइएगा। आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारा मनोबल बताता है, बढ़ाता है। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। यही आपसे रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही।